हेलो क्लास 10th। हम लोग आ चुके हैं अपने चैप्टर फर्स्ट के न्यू टॉपिक पे, जिसकी हेडिंग है भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह। ये वो समय है जब जो रूमानी भावनाएं जो लोगों में फैलाई जा रही हैं कि कैसे हम स्टोरीज़ की इसके जो पोएट्स हैं वो कैसे अपनी कविताओं के थ्रू लोगों में एक भावना जागृत कर सकते हैं राष्ट्र के लिए। लेकिन उसी बीच में बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ने की वजह से यूरोप में अचानक से भूख और कठिनाइयाँ बढ़ गई थी, जिनकी वजह से लोगों ने जन विद्रोह करना शुरू कर दिया था। तो आइए देखते हैं कि कैसे लोगों ने जन विद्रोह किया और क्यों किया। 1830 का जो दशक था उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ थी। 19वीं सदी के प्रथम भाग में पूरे यूरोप में जनसंख्या की ज़बरदस्त वृद्धि हुई, तो लोग रोज़गार चाहिए था। जब वृद्धि हुई जनसंख्या में तो लोगों को रोज़गार चाहिए। रोज़गार के लिए वो ग्रामीण क्षेत्रों से उठकर शहरों की तरफ आने लगे। शहरों में उनके लिए घर ना होने की वजह से वो गरीब बस्तियों में रहने लगे। अब यहाँ पर जो नगर के लघु उत्पादक थे, वो उनका जो प्रतिस्पर्धा थी, उनकी जो कंपटीशन था, वो सबसे ज़्यादा इंग्लैंड से आयातित मशीन से बने सस्ते कपड़े से होता था। क्योंकि जो व्यापारी लोग थे, ये घर में, जो यूरोप था वहाँ पे घर में चीज़ें बनाई जाती थी, जबकि और जो इंग्लैंड के जो लोग थे वो मशीन से बने हुए कपड़े भी वहाँ पे आयात आयात करते थे, और लोगों को वो मशीन से बने हुए कपड़े ज़्यादा पसंद आते थे, ज़्यादा सुंदर लगते थे, चमकीले होते थे, और हाथ से बने कपड़ों में उतनी क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी। तो ये जो प्रतिस्पर्धा थी ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण का स्तर महाद्वीप से ऊंचा था। मतलब जो इंग्लैंड था उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत पहले ही हो चुका था, जिसका असर पड़ता था यूरोप में। यूरोप के जो लघु उद्योग थे वहाँ पे उसका असर देखने को मिलता था। महाद्वीप को यह प्रतिस्पर्धा कपड़ा उद्योग में सबसे ज़्यादा झेलनी पड़ रही थी। और बाकी चीज़ों में तो फिर भी काम चल रहा था, लेकिन कपड़े उद्योग में मशीन से बने हुए कपड़े लोगों को ज़्यादा पसंद आते थे, क्योंकि उसका उत्पादन मुख्यतः घरों और छोटे कारखानों में होता था। क्योंकि और जो यूरोप में जो लोग कपड़ा बनाते थे वो ज़्यादातर घरों में लघु उद्योग जो आपने सुना है उसमें करते थे, तो लोगों को वो चीज़ें कम पसंद आती थी। केवल आंशिक रूप से मशीनीकृत था, और यूरोप में मशीनीकृत बहुत कम था कपड़ों को लेके। तो इसलिए लोग जो है वो इंग्लैंड से बने हुए कपड़े, एक होता है ना कि मशीन से बने हुए कपड़े पहन रहे हैं, हम अमीर हैं, हम बाहर के कपड़े पहन रहे हैं, तो ये सब दिखावटी चीज़ों में लोगों ने, जो यूरोप के जो लघु उद्योग थे ये दबते जा रहे थे, और इंग्लैंड से बने हुए कपड़े, मशीनों से बने हुए कपड़े जो आते थे उनको लोग ज़्यादा प्रेफर करते थे। यूरोप के उन इलाकों में जहाँ कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में था, यूरोप में अभी भी कुछ ऐसे वर्ग थे जहाँ पे ऐसे एरियाज थे जहाँ पे अमीर लोग ज़्यादा थे, कृषक सामंती शुल्कों और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे जा रहे थे। वहाँ अभी भी ऐसा हो रहा था कि जो सामंत थे वो गरीब लोगों को दबाए रहते थे, उनको परेशान करते थे या उनका शोषण करते थे। खाने पीने की चीज़ों के मूल्य बढ़ने या किसी वर्ष फसल खराब होने के शहर और गांवों में व्यापक गरीबी फैल जाती थी। जैसे हमारे भारत का हाल था, कुछ ऐसा ही पूरे यूरोप में भी था कि जिस साल वो पूरी तरीके से वो डिपेंड होते थे किन पे, कि कैसे हम जो चीज़ें हैं वो सिर्फ मानसून पे, जो बारिश है वो सिर्फ मानसून पे डिपेंड करती है, और इसकी वजह से बड़ी परेशानियां यूरोप के लोगों को झेलनी पड़ती थी। ये आप पिक्चर देख सकते हैं, 1848 में कृषकों ने, जो वहाँ के पीजेंट्स थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया था। ये उसकी तस्वीर है। 1848 में ऐसा ही एक वर्ष था जिसमें खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी से पेरिस के लोग सड़कों पर आए थे। जगह जगह पर अवरोध लगाए गए, और फिलिप को, जो लुई फिलिप थे, उनको भागने को मजबूर किया गया। राष्ट्रीय सभा, नेशनल असेंबली ने एक गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष के ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया और काम के अधिकार की गारंटी भी दी। अब उन्होंने, वो नेशनल असेंबली ने बोला कि भाई चलो 21 वर्ष के जो लोग हैं उनको मताधिकार भी मिलेगा, और उसके साथ साथ हर 21 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को काम करने की भी गारंटी या अधिकार मिलेगा। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए गए। इससे पहले 1845 में सिलेसिया में बुनकरों ने उन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह किया था जो उनसे कच्चा माल कम पैसे में खरीदते थे, और फिर बना हुआ माल उनको कम पैसे में उनसे खरीद लेते थे। पत्रकार विलियम, इनका नाम ज़रूर एक बार अच्छे से याद कर लें। पत्रकार विलियम वोल्फ ने सिलेसिया गांव में एक घटना कुछ इस प्रकार बयान की थी कि 18,000 आबादी वाले सूती कपड़ा बुनकरों के व्यवसाय सबसे व्यापक है। मतलब सबसे ज़्यादा सिलेसिया में कौन सा काम किया जाता है? कपड़ा बुनने का काम किया जाता है।
काम के लिए बेताब लोगों का फ़ायदा उठाकर ठेकेदार ने बनवाए जाने वाले माल की कीमतें गिरा दी। अब जब उनके पास कारीगर ज़्यादा हैं तो वो एक दूसरे को धमकी देते थे कि अगर तुम नहीं करोगे तो हम दूसरे को दे देंगे। तो इस तरीके से वो उनको धमकाते थे और उनसे कम पैसे में ज़्यादा काम करते थे या उनके काम की कीमत को कम आंका जाता था। फिर 4 जून को दोपहर 2 बजे बुनकरों की एक भीड़ अपने घरों से निकली और 2 कतारों में चलते हुए ठेकेदारों की कोठी तक पहुंच गई। वे ज़्यादा मजदूरी की मांग कर रहे थे, उनके साथ सभी घृणा का व्यवहार करते थे, तो कभी उनको धमकियां दी जाती थी। इसके बाद भी घर में वो ज़बरदस्ती घुस गए और चमचमाती खिड़कियां, फर्नीचर, जितने भी अमीर लोगों के थे, जो ठेकेदार के थे ना, जो उनको परेशान करते थे, उनकी घरों को तोड़ ताड़ के तहस नहस कर दिया गया। और कुछ अन्य गुटों ने भंडार गृह में घुसकर भंडार में रखी हुई चीज़ों को ले लिया। ठेकेदार कैसे तैसे अपने परिवार के साथ पड़ोस के गांव में गया, हालांकि ऐसे व्यक्ति को उस गांव में शरण देने से इनकार कर दिया गया। ये सिलेसिया की बात बताई जा रही है। ये 1845 में ऐसा किया गया था उनके साथ में। 24 घंटे बाद हालांकि वो जो ठेकेदार था वो वापस पुलिस बुलाकर वापस आया और उसके बाद दोनों में पुलिस में और कृषकों में टकराव हुआ, बुनकरों में, और 11 बुनकरों को गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो ये बहुत इजी सा पैराग्राफ था, आप इजीली पढ़ के भी समझ सकते हैं। और आगे कोई परेशानी होती तो हम आगे वाले पैराग्राफ्स में क्लियर करेंगे। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट उदारवादियों की क्रांति पैराग्राफ के साथ। नमस्कार।